वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आपका सिलेबस है सोशियोलॉजी का। बीए में आपको जब सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, समाजशास्त्र पढ़ना पड़ता है, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में क्या पढ़ना, थर्ड ईयर में। चूँकि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जी सोशियोलॉजी का सिलेबस दे दीजिए, तो आपको बता दूँ फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देने होंगे एक सब्जेक्ट के। ठीक है, इसी प्रकार से सिक्स सेमेस्टर में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर तक आप लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका हो चुका सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया आप पढ़ चुके हैं। 4 क्रेडिट का है और प्रोजेक्ट आपको जो है इसमें खास करके सस्टेनेबल सोसाइटी पर आपको बनाना था। ये भी 2 क्रेडिट आपको अपने कॉलेज में ही संपन्न करना था। लेकिन अब जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे तो आपको 2 पेपर एक प्रकार से आपको देने ही होंगे। 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर आपको देना होगा। तो 2 पेपर में सोशियोलॉजी में क्या आपको पढ़ना है? पहले पेपर के अंतर्गत आपको पढ़ना है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट का मतलब होता है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार। तो शास्त्रीय समाजशास्त्रीय जो विचार हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है पेपर 1 में। और पेपर 2 में आपको पढ़ना है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। इसका मतलब होता है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, सोशल मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस। यानी सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान में रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब अनुसंधान पद्धति। रिसर्च माने क्या होता है? अनुसंधान। मेथोडोलॉजी मतलब क्या होता है? पद्धति। तो इस प्रकार से आपको पेपर 2 में ये पढ़ना है। 5-5 क्रेडिट के ये है, मतलब कि ये दोनों पेपर आपके जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा वहाँ पर इन दोनों पेपर की परीक्षाएं आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2 पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल वाला पेपर होगा आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑब्लिक प्रोजेक्ट वर्क आपको तैयार करना है यहाँ पर एक प्रैक्टिकल में। तो ये आपके कॉलेज के द्वारा डिफाइन होगा कि भाई कॉलेज वाले आपसे क्या करवाते हैं वो आपको देंगे। इसी प्रकार से सिक्स सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर देने होंगे, एक पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी और एक आपको देने होंगे जेंडर एंड सोसाइटी वाला। ठीक है, 5-5 क्रेडिट के हैं। और इसके अलावा फील्ड वर्क में आपको या केस स्टडी या प्रोजेक्ट वर्क में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक मुद्दे पर आपको तैयार करना पड़ेगा, वो उसके लिए 3 क्रेडिट आपको दिए जाएंगे। तो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा, आपके कॉलेज वाले इसको बताएंगे। बाकी ये दोनों जो है आपका जहाँ पर सेंटर जाएगा वहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, यानी एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पेपर 1 के अंतर्गत सोशियोलॉजी में अर्थात क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, किन किन टॉपिक को हमको जानना है, इसको हम समझ लेंगे ताकि हम इसी प्रकार से फिर चैप्टर वाइज आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी परीक्षा तक बहुत सारी चीज़ों को हम जान पाएंगे। ठीक है, ये थर्ड ईयर का सिलेबस है, बीए थर्ड ईयर। ठीक है, बीए पार्ट 3 सेमेस्टर आपका है पंचम यानी फिफ्थ सेमेस्टर, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। और पेपर नंबर 1 यानी कोर्स 1 थियरी वाला, इसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे कि कितने टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। पासिंग मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका, समझ रहे हैं? 100 नंबर का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 है और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका 33% है। ठीक है, यानी 100 में से अगर आपका 33 नंबर आता है तो आपको पास कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कुल मिला करके। यहाँ पर देखिएगा यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसको जानेंगे, यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है सबको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले यूनिट 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमरजेंस का मतलब होता है, इमरजेंस का मतलब होता है उद्भव। किसका उद्भव? सोशियोलॉजी का उद्भव। समाजशास्त्र का प्रकटीकरण कैसे हुआ, समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ, सबसे पहले ये हम जानेंगे। यानी समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। 1838 में जो नाम दिया अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को, समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी कहा, तो उनसे पहले सामाजिक भौतिकी समाजशास्त्र को कहा जाता था। तो समाजशास्त्र हम उसके पूरे संपूर्ण इतिहास में चले जाएंगे कि आखिरकार समाज शास्त्र का उदय वैदिक काल से लेकर के कहाँ से कैसे हुआ, किस तरीके से इसका नामकरण हुआ। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा इसको, तो क्या क्या चीज़ें हैं पूरा समय का अध्ययन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्र का उद्भव समझेंगे। फिर इसके अलावा इंटेलेक्चुअल सोर्सेस। इंटेलेक्चुअल सोर्सेस का मतलब होता है बौद्धिक स्रोत। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, और सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत। यानी बौद्धिक स्रोतों के आधार पर हम जानेंगे कि आखिरकार समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञानोदय।
ज्ञानोदय के द्वारा एक प्रकार से या एक प्रकार से जो पुनर्जागरण या ज्ञानोदय के द्वारा किस प्रकार से सोशियोलॉजी का उद्भव होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये सब सोर्सेस हैं जिनके द्वारा समाजशास्त्र का उद्भव होता है, चाहे इंटेलेक्चुअल सोर्सेस की बात करें, चाहे इनलाइटमेंट की बात करें। तो इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञानोदय, ठीक है। बौद्धिक स्रोतों के बारे में जानेंगे, समाजशास्त्र के उद्भव को लेकर के ज्ञानोदय के बारे में जानेंगे। फिर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि जो दर्शन शास्त्र का इतिहास है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, उससे किस प्रकार से या जो दर्शन शास्त्र है उसके इतिहास से क्या मदद मिलती है सोशियोलॉजी के अध्ययन में। इसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, राजनीतिक इतिहास के बारे में जानेंगे समाजशास्त्र के उद्भव के संदर्भ में। इसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मूवमेंट, जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन चलवाए गए, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, यानी सोशल माने सामाजिक, पॉलिटिकल माने राजनीतिक, रिफॉर्म माने होता है सुधार, मूवमेंट माने होता है आंदोलन, ठीक है। तो ये जो आपके सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन चलाए गए सुधार को लेकर के, उनसे एक प्रकार से समाज का क्या दृश्य बदला और समाज में क्या प्रभाव पड़ा और उसका समाजशास्त्र के संदर्भ में हम अध्ययन देखेंगे। इसके अलावा आपको अगला दिया गया है क्रांति। क्रांति मतलब होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवोल्यूशन के बारे में आपको दिया गया है, एक मिनट रुकेंगे, हाँ देखिए रेवोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर। रेवोल्यूशन माने होता है क्रांति। कई सारी क्रांतियाँ हुई, जिन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विभिन्न क्रांतियों के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का उदय हुआ। समाजशास्त्र के उदय में जो है खास करके फ्रांसीसी क्रांति का और इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। तो उनका क्या प्रभाव पड़ा रेवोल्यूशन में, खास करके फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति खास करके इंग्लैंड से शुरू जरूर होती है, लेकिन संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण यूरोप के इतिहास में आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो रेवोल्यूशन यानी क्रांति के बारे में समझेंगे, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में हम लोग समाजशास्त्र के उदय के संदर्भ में। तो यानी कि ये सभी लगभग चैप्टर जो होंगे आपके, ये समाजशास्त्र के उदय से रिलेटेड होंगे। समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्र कैसे बना, इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है इकाई 1 में, ठीक है। इसके बाद में इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। इकाई 2 में जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले, चूंकि अगस्त काम्टे जो हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, समाजशास्त्र के पिता हैं, तो अगस्त काम्टे के बारे में हमको पढ़ना सबसे पहले। अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है, अगस्त काम्टे ने दी है। तो अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो दी उसमें क्या बातें कहीं, क्या बताया, क्या विचार है प्रत्यक्षवाद के या प्रत्यक्षवाद की क्या विशेषताएं हैं, उन समस्त चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पॉजिटिविज्म के अंतर्गत। फिर इसके बाद में अगस्त काम्टे का और भी विचार है द हायरार्की ऑफ साइंसेस। हायरार्की ऑफ साइंसेस का मतलब क्या होता है, विज्ञान का पदानुक्रम। किस प्रकार से विज्ञानों का विकास हुआ है, उनके पदानुक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पहले कौन से, किस विज्ञान का, पहले गणित का विकास हुआ, क्या रसायन विज्ञान का विकास हुआ, जीव विज्ञान का विकास हुआ, पहले किसका विकास हुआ, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी विज्ञान किस तरीके से, पहले कौन सा विज्ञान का उदय हुआ, फिर उसके बाद में कौन सा विज्ञान बना, और उस विज्ञानों के बनने के बाद में एक प्रकार से आकर के 5वें 6वें नंबर पर समाजशास्त्र का किस प्रकार से उदय होता है। यही बात अगस्त काम्टे बताते हैं, तो उसको हम विस्तार से जानेंगे। यानी कि हायरार्की ऑफ साइंसेस का मतलब होता है विज्ञान का पदानुक्रम समझेंगे, विज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ एक क्रम के माध्यम से, ठीक है। अगली थ्योरी है इनकी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, यानी कि 3 चरणों का कानून इनका है अगस्त काम्टे का। तो 3 चरणों के कानून के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये है अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे के इन 3 सिद्धांतों के बारे में, प्रत्यक्षवाद के बारे में, विज्ञान के पदानुक्रम के बारे में और 3 चरणों के कानून के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये 3 सिद्धांत अगस्त काम्टे के पढ़ने हैं। फिर इसके बाद में दूसरा नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का। समाजशास्त्र के विकास में हर्बर्ट स्पेंसर का भी बड़ा अच्छा योगदान है। हर्बर्ट स्पेंसर का एक थियरी है सोशल एवोल्यूशन की, सामाजिक विकास की थियरी जो है इन्होंने दी है, किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। और इनका एक सिद्धांत और है सोशल डार्विज्म, मतलब कि डार्विनिज्म। डार्विन विद्वान है एक, डार्विन ने जिस प्रकार से जीवों के विकास के संदर्भ में बताया था, उसी जीवों के विकास को ध्यान में रख करके या उसी को आधार बना करके समाज का स्वाभाविक सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो समाज के स्वाभाविक सिद्धांत को ही कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से सोशल डार्विज्म कहा जाता है, डार्विनिज्म कहा जाता है। तो सामाजिक डार्विनवाद के बारे में जानेंगे, यानी समाज का जो स्वाभाविक सिद्धांत हुआ, समाज का विकास जो हुआ एक प्रकार से मनुष्यों के स्तर पर एक प्रकार से या सामाजिक
एक प्रकार से सामाजिक स्तर पर जो लाने का काम किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। डार्विन और लामार्क ने जीवों के विकास को लेकर के बताया था कि जीवों का विकास कैसे हुआ, जिराफ पर शोध किया था, लेकिन मनुष्य पर शोध किया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और मनुष्य के जीवन का विकास कैसे हुआ उसको बताया हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो उनके हर्बर्ट स्पेंसर के सोशल डार्विनिज्म के बारे में हम जानेंगे, यानी जो सामाजिक विकास को लेकर के उन्होंने बातें बताई हैं उनके बारे में, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। तो ये आपका इकाई नंबर 2 में आपको पढ़ना है। इकाई 3 में जब आप प्रवेश करेंगे तो इकाई 3 में आपको पढ़ना है इमाइल दुर्खीम के बारे में। इमाइल दुर्खीम का भी नाम समाजशास्त्र में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, बड़े अच्छे विद्वान हैं। इनका सबसे फेमस सिद्धांत जो है वो है आत्महत्या का सिद्धांत। आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, मैंने कई बार समझाया है, ठीक है। तो इमाइल दुर्खीम का जो एक प्रकार से सामाजिक तथ्य का भी सिद्धांत है, तो उसको बारे में जानेंगे। इमाइल दुर्खीम का सोशल फैक्ट वाला जो थ्योरी है, सोशल फैक्ट की थ्योरी के बारे में जानेंगे, यानी कि सामाजिक तथ्यों का सिद्धांत। इसके अलावा जो है मैकेनिकल सॉलिडैरिटी के बारे में जानेंगे। मैकेनिकल सॉलिडैरिटी का मतलब होता है यांत्रिक एकजुटता का सिद्धांत। तो यांत्रिक एकजुटता के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि दिया गया इमाइल दुर्खीम के द्वारा। इसके अलावा ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी, ऑर्गेनिक मतलब होता है जैविक, तो जैविक एकजुटता, यांत्रिक एकजुटता और सामाजिक तथ्य, इन तीनों सिद्धांत को समझेंगे हम। इसके अलावा सुसाइड, यानी इमाइल दुर्खीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है, उस आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आत्महत्या का सिद्धांत, जैविक एकजुटता का सिद्धांत, यांत्रिक एकजुटता का सिद्धांत और सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, ये पढ़ना इमाइल दुर्खीम से रिलेटेड। तो ये इकाई 3 में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में इकाई 4 के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है भैया? इकाई 4 में हम लोग पढ़ेंगे, आप देखिएगा, विल्फ्रेडो पैरेटो के बारे में। विल्फ्रेडो पैरेटो जो हैं, इनके बारे में अगर बात की है, बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं ये, और इन्होंने एक्शन यानी क्रिया को लेकर के विचारधारा दी है। इन्होंने तार्किक यानी लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल यानी गैर तार्किक एक्शन के बारे में बताया, यानी क्रिया के सिद्धांत के बारे में, जो कि विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया है। उनकी क्रिया के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया के सिद्धांत में एक तो तार्किक क्रिया का सिद्धांत और एक गैर तार्किक क्रिया का सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा रेसिडियस एंड जो है रेसिडियस एंड डेरिवेटिव्स, मतलब कि डेरिवेटाइज, यानी रेसिडियस का मतलब होता है अवशेष। अवशेष मतलब एक प्रकार से होता है अवशेष का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और एक प्रकार से डेरिवेटिव्स मतलब कि जो डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन से ही बना है, मतलब डेरिवेशन जो बना हुआ है वो इसी से बना हुआ, डेरिवेटिव्स से, ठीक है, इससे बना हुआ है डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब होता है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या व्युत्पन्न, ठीक है, या एक प्रकार संजात आप कह सकते हैं। तो विशेष और संजात का सिद्धांत भी इनका ही है, यानी व्युत्पत्ति का और अवशेष और व्युत्पत्ति का सिद्धांत है विल्फ्रेडो पैरेटो का। तो व्युत्पत्ति और अवशेष के सिद्धांत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। रेसिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स का जो सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी कि अवशेष और व्युत्पन्न का सिद्धांत दिया है विल्फ्रेडो पैरेटो ने, तो उस सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हो गए विल्फ्रेडो पैरेटो इकाई 4 में। इकाई 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना भाई? इकाई 5 में आपको पढ़ना है कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का नाम बड़ा फेमस है, खास करके चाहे समाजशास्त्र में देखेंगे चाहे पॉलिटिकल साइंस में आप देखिएगा। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है बड़ा फेमस, सबसे सिद्धांत है कौन सा? डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, यानी कि द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का बड़ा फेमस सिद्धांत है। तो इसके बारे में हम समझेंगे, इसके बारे में डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, ये सिद्धांत है किसका? ये सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। तो इस सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके अलावा क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत है। क्लास स्ट्रगल का मतलब होता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, कि इन्होंने कहा कि अब तक का जो इतिहास रहा है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, मतलब दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता आ रहा है। राज्य की उत्पत्ति के द्वारा राज्य को एक आवश्यक बुराई मतलब अनावश्यक बुराई मानते हैं ये। खास करके आपको बता दूं क्लास स्ट्रगल यानी कि एक प्रकार से वर्गों के बीच में एक प्रकार संघर्ष होता रहा है। एक पूंजीपति वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है, और उन दोनों के बीच में संघर्ष होता आ रहा है। तो उसको लेकर के क्लास स्ट्रगल की थ्योरी दी इन्होंने कार्ल मार्क्स ने। तो द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इनका हमको पढ़ना है, और क्लास स्ट्रगल के बारे में यानी कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा थियरी ऑफ जो है
एलिनेटेशन के बारे में, यानी कि एलिनेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव। तो एलिनेशन के सिद्धांत के बारे में हमको पढ़ना है। एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाव के सिद्धांत। जो अलगाव का सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो एक प्रकार से एक जो श्रमिक होता है, खास करके वो सजीव एक प्रकार से श्रम है, एक पूंजी होती है, वो निर्जीव श्रम है। तो निर्जीव श्रम का सजीव श्रम के प्रति हावी होना, या सजीव श्रम जो है निर्जीव श्रम के अंडर काम करना, ये होता है एक प्रकार से अलगाव का सिद्धांत। तो इसके बारे में समझेंगे। कुल मिलाकर के जो कार्ल मार्क्स का जीवन रहा है, ये वर्ग संघर्ष और इसी एक प्रकार से वर्गों का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अगर चाहे बात की जाए तो इन सभी पर एक प्रकार से ही संपूर्ण जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया। समाजवाद की एक नई अवधारणा दी। तो इनके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में विधिवत जानकारी लेंगे हम लोग और पढ़ेंगे विस्तार से। छठी इकाई में हम लोगों को पढ़ना है मैक्स वेबर के बारे में। ठीक है, मैक्स वेबर बड़े अच्छे विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, बड़े ज़बरदस्त। मैक्स वेबर की अगर बात की जाए तो मैक्स वेबर के एक सिद्धांत है सोशल एक्शन का, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में। यानी कि मैक्स वेबर का जो सोशल एक्शन का सिद्धांत है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पावर एंड अथॉरिटी का सिद्धांत है, यानी शक्ति और अधिकार का सिद्धांत इनका जो है मैक्स वेबर का, उसके बारे में जानेंगे। तो सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, शक्ति और अधिकार का सिद्धांत, ये सब मैक्स वेबर का सिद्धांत है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ लॉ कैपिटलिज्म, यानी कि आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? प्रोटेस्टेंट नैतिकता, यानी प्रोटेस्टेंट के जो विचार हैं, प्रोटेस्टेंट नीति जो है उसके बारे में पढ़ना है। प्रोटेस्टेंट नीति जो है एक प्रकार से जो कैथोलिक धर्म था ईसाई में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उन्हीं बुराइयों को ख़त्म करके एक प्रकार से प्रोटेस्टेंट नीति आई। प्रोटेस्टेंट धर्म जो बनाया गया ईसाइयों में। तो प्रोटेस्टेंट धर्म में जो विचार रहे हैं, जो एथिक्स रहा है, जो विचार या जो नीतियाँ रही हैं, जो नैतिकता रही हैं, उन नैतिकता के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बारे में हम जानेंगे। और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, स्पिरिट माने होता है आत्मा, कैपिटलिज्म की आत्मा मतलब पूंजीवाद की आत्मा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पूंजीवाद की आत्मा जो रही है वो खास करके प्रोटेस्टेंट एथिक्स भी कहीं ना कहीं पे रही है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। अगली इकाई आपकी है, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगली इकाई कौन सी? आपकी सातवीं इकाई। सातवीं इकाई में आपको पढ़ना है किसके बारे में? GH मीड के बारे में। GH मीड भी बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, आधुनिक समाजशास्त्री है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो GH मीड के बारे में हमको क्या जानना है भाई? GH मीड का जो सिद्धांत है सिंबॉलिक इंटरेक्शन का सिद्धांत। सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मतलब होता है प्रतीकात्मक अंतरक्रिया का सिद्धांत। तो प्रतीकात्मक अंतरक्रिया का सिद्धांत है, उसके बारे में जानेंगे, किसके द्वारा दिया गया है? GH मीड के द्वारा दिया गया है। तो उसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में? प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी के बारे में। GH मीड का एक सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है भैया? इनका सिद्धांत स्वयं और मैं का सिद्धांत। तो स्वयं और मैं यानी सेल्फ माने स्वयं, मी माने मैं, स्वयं और मैं का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो GH मीड की एक प्रकार से दो थ्योरी है, दो सिद्धांत है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। एक तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत और एक स्वयं और मैं की अवधारणा या स्वयं और मैं के सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है इकाई 7 के अंतर्गत। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 8 के अंतर्गत, और 8 इकाइयों का ही सिलेबस आपको नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ना पड़ता है। तो 8 इकाइयों के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? अगली इकाई में क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग? तो इसमें पढ़ेंगे 8वीं इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे टैलकॉट, किसके बारे में पढ़ेंगे? टैलकॉट पार्सन्स के बारे में। टैलकॉट पार्सन्स की अगर बात की जाए तो इनका है एक्शन एंड बिहेवियर से रिलेटेड थियरी, यानी कार्य और व्यवहार की जो अवधारणा है, इनकी जो सिद्धांत है, खास करके टैलकॉट पार्सन्स का। तो टैलकॉट पार्सन्स जो हैं, इनका कार्य और व्यवहार का सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक्शन एंड बिहेवियर की थ्योरी। इसके अलावा सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवहार की या सामाजिक व्यवस्था की सिद्धांत जो है, इनका सामाजिक व्यवस्था को लेकर के विचार दिया है टैलकॉट पार्सन्स ने, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा पैटर्न वेरिएबल्स मतलब होता है
पैटर्न चर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से जो टालकट पार्सन्स है इनका जो पैटर्न वेरिएबल है यानी पैटर्न चर का जो सिद्धांत है, तो पैटर्न चर के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 सिद्धांत इनका एक्शन एंड बिहेवियर थ्योरी एंड सोशल सिस्टम की थ्योरी और पैटर्न वेरिएबल थ्योरी, इन 3 थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ना है, हम लोगों को जानना है टालकट पार्सन्स के बारे में। ठीक है, इन्होंने दिया है। इसके अलावा दूसरा जो विद्वान है इसी में आपको इकाई 8 में 2 विद्वानों के बारे में पढ़ना है। दूसरे विद्वान है आर के मर्टन। आर के मर्टन मतलब रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन की बात की है तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक प्रकार से भूमिका निभाई है समाजशास्त्र में, आधुनिक समाजशास्त्री हैं आर के मर्टन। आर के मर्टन का सिद्धांत है मिडिल रेंज थियरी। मिडिल रेंज थियरी मतलब मध्य श्रेणी का सिद्धांत। तो मध्य श्रेणी के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आर के मर्टन के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन यानी जो प्रकट और अव्यक्त कार्य होता है, तो प्रकट और अव्यक्त कार्य के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी एक तो मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस यानी अव्यक्त कार्य और प्रकट कार्य, इन दोनों कार्यों के बारे में जो विचार दिए हैं आर के मर्टन ने, उन विचारों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इस प्रकार से इकाई 8 में एक प्रकार से टालकट पार्सन्स और आर के मर्टन के बारे में पढ़ना है। इकाई 7 में आपको GH मीड के बारे में पढ़ना है। इकाई 6 में आपको मैक्स वेबर के बारे में, इकाई 5 में कार्ल मार्क्स के बारे में, इकाई 4 में आपको पैरेटो के बारे में, विल्फ्रेडो पैरेटो के बारे में, इकाई 3 में इमैनुएल दुर्खिम के बारे में, इकाई 2 में अगस्त कॉम्टे के बारे में और हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, और इकाई 1 में आपको समाजशास्त्र के उद्भव को लेकर के जो तमाम प्रकार के विचार है या समाजशास्त्र का जो उद्भव में या विकास में जो भूमिका निभाने वाले जो विषय हैं उन विषयों के बारे में और जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को जानना है। इस प्रकार से आपका सिलेबस यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग सिलेबस जो चर्चा करेंगे BA थर्ड ईयर का, वो चर्चा करेंगे कोर्स 2 यानी कि एक प्रकार से पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में आपको पढ़ना क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज यानी सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति इसका नाम है हिंदी में, तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने BA थर्ड ईयर में पेपर 2 में हमने पढ़ाया था, BA थर्ड ईयर का पेपर 2 अगर आप देखिएगा तो सोशल रिसर्च मेथड हमने पढ़ाया था, तो वही है सोशल रिसर्च मेथड का ही नाम बदल करके सोशल रिसर्च मतलब कि सोशल मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस कर दिया गया है। बाकी वही पढ़ना। तो आप अगर देखना चाहें तो अभी से अगर तैयारी करना है आपको, तो हमारा जो BA थर्ड ईयर का पेपर 2 पढ़ा हुआ है उसको आप पढ़ लीजिएगा, सोशल रिसर्च मेथड वाला, उसमें सबको आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।